Okay, hello everyone. Today I'm going to start our new chapter, that is States of Matter, chapter number 5. In lower classes we have studied much about this topic. यहाँ पर भी हमने क्या करना है, इसी चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि सॉलिड लिक्विड गैस बेसिकली है, बट हमारा जो फोकस ज़्यादा इस चैप्टर में है वो गैस के ऊपर ज़्यादा है, ठीक है, अदर देन एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो गैस या स्टेट के बारे में इस चैप्टर में ज़्यादा स्टडी बता रखी है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हमने जो इसमें करना है टॉपिक नंबर फर्स्ट, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जनरली जो गैसेस के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर लिक्विड के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ओके, या फिर सॉलिड के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, ओके। पहला हमने देखना है वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्सेस क्या होते हैं, शायद तुमने इसका नाम भी सुना हो। जनरली ये अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं मतलब दो मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। क्योंकि इनकी स्टडी ऑब्वियसली जॉन्स वंडरवाल्स ने की थी, तो उनको ऑनर देने के लिए वंडरवाल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कई तरह के होते हैं वंडरवाल फोर्सेस। मैं बता दूं कई टाइप के हैं। जैसे फर्स्ट है डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं लंदन फोर्सेस। पहला टाइप है डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। सेकंड पढ़ना है डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है, जिसे हम डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन भी कहते हैं। एंड थर्ड आपने पढ़ना है डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस, ठीक है, ओके। अभी मेन हमारा बेसिक जो फोकस है वो तीन पे रहेगा। फर्स्ट इज डिस्पर्जन फोर्सेस, सेकंड इज डायपोल डायपोल एंड थर्ड इज डायपोल इंड्यूस डायपोल, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में आता है, ठीक है, उसी में हम दिखाएंगे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, तो यू शुड नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दैट आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल मतलब उनमें कोई, देखो एटम तो इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होता ही है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल बोला है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सपोज करो कोई H2 है, डाइहाइड्रोजन या डाइऑक्सीजन है, यहाँ पर मैंने बताया था ऐसे मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों एटम सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो सेंटर में ही रहेगा, है ना इस वाले ऑक्सीजन पे जाएगा ज्यादा, ना उस वाले पर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, कोई पार्शियल चार्जेस क्रिएट नहीं होते। अगर दोनों एटम जो बॉन्डेड हैं वो सेम होते हैं तो चार्जेस क्रिएट नहीं हो पाते, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो कोई पोल नहीं बनता। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल और एटम्स, ठीक है, वो उनमें आपको डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनका कोई डायपोल मूवमेंट नहीं होता, नो डायपोल मूवमेंट। अगर याद हो डायपोल मूवमेंट था चार्ज इनटू डिस्टेंस, ओके, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बताया था मैंने। चार्ज नहीं होगा, कोई चार्ज ही नहीं क्रिएट होगा, तो डायपोल मूवमेंट भी नहीं होगा, ओके। बट क्या होता है कि इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें ऐसा कोई परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं होता, और क्या कहूँ कि परमानेंट कुछ भी चार्ज क्रिएट नहीं होते। बट क्या होता है यहाँ पर मोमेंटली कई बार कुछ डायपोल डेवलप हो जाता है। मोमेंटली डायपोल डेवलप होने का मतलब ये है कि समटाइम्स, एक मिनट, समटाइम्स क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड आपको पता है मूव करते रहते हैं ना, अपने अपने शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लो एक शेल में एक साइड ज्यादा हो जाते हैं, जैसे लेफ्ट साइड ज्यादा हो गई, ठीक है, कई बार राइट साइड ज्यादा हो गई, वो मूवमेंट के लिए होता है, मतलब वो परमानेंट नहीं होता। वो इफेक्ट क्या है, मोमेंटली इफेक्ट है, वो कुछ मूवमेंट के लिए हो सकता है, बट वो ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट ही रहेंगे या राइट ही रहेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि एक चार्ज क्लाउड एक साइड में क्रिएट हो सकता है ना। मान लो एक किसी एटम में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं, शेल में क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन राइट साइड में इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे समझो ना कि रिंग्स में रिवॉल्व कर रहे हैं और राइट साइड में वो एटम ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, तो
राइट साइड में क्या जाएगा, वहां पर एक आपको कुछ नेगेटिव चार्ज ज्यादा दिखेगा, है ना, एज कम्पेयर टू लेफ्ट साइड, है ना। तो एक साइड में चार्ज ज्यादा हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की इस मूवमेंट की वजह से, ठीक है, ओके। और इसकी वजह से जब ऐसे चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो एक डायपोल भी डेफिनेटली वहां पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, क्योंकि वो कुछ इंस्टेंट के लिए है, वो परमानेंट डायपोल नहीं है, इसलिए हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल, ठीक है। अब ये जो टेम्परेरी डायपोल्स हुआ, जैसे यहाँ पे दिखाती हूँ, दिखा रखा है, देखो पहले ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था, मान लो एटम ए एंड एटम बी। एक मोमेंट पे क्या हुआ, एक मोमेंट पे ऐसा हुआ कि एटम ए में ना एक इंस्टेंटेनियस डायपोल डेवलप हो गया। मतलब इसके देखो यहाँ मान लो कि राइट साइड में, ये राइट साइड, अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए इकट्ठे, है ना, जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो राइट साइड में ज्यादा हो गए, उससे क्या हुआ, लेफ्ट साइड में उतना नहीं होगा नेगेटिव चार्ज, तो लेफ्ट साइड कैसा फील करेगा, पॉजिटिव फील करेगा, और राइट साइड कैसा फील करेगा, नेगेटिव, है ना। इस इंस्टेंटेनियस डायपोल की जब ये ऐसे इंस्टेंटेनियस डायपोल दूसरे एटम बी के कांटेक्ट में आया, ठीक है, जो कि सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड का, जब ऐसा इंस्टेंटेनियस डायपोल दूसरे एटम के कांटेक्ट में आया तो उसने इसके अंदर भी एक डायपोल इंड्यूस कर दिया, क्योंकि अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है तो डेफिनेटली ये जो साइड नेक्स्ट एटम आएगा उसके यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में ऐसे इंस्टेंटेनियस डायपोल डेवलप हो जाता है, और ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है ये दूसरे मॉलिक्यूल में भी एक नया डायपोल इंड्यूस कर देता है, ठीक है। इंड्यूस करना मतलब समझते हो ना, जगा देना। सिमिलरली देखो, अगर हो ऐसे तो मैंने बताया लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज हो सकता है किसी एटम में राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाए, लेफ्ट में नेगेटिव हो जाए, है ना, इंस्टेंटेनियस में। फिर ये किसके, ये दूसरे एटम के कॉन्टेक्ट में आएगा, है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर नेगेटिव डेवलप करेगा इसके, क्योंकि इधर क्या है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव ही डेवलप हो रहेगा, ठीक है। या तो इस तरह से डायपोल की डायरेक्शन डेवलप हो सकती है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो रहेगा, है ना, ये पॉजिटिव हुआ है, ये नेगेटिव हुआ है ना, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बस ये जो फोर्स होगा जिससे ये अट्रैक्ट होंगे इन्हें हम डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस हम कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस में किसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हो चार्ज क्लाउड का, वहां पर एक इंस्टेंटेनियस डायपोल डेवलप हो जाता है, और ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है ये दूसरे एटम या मॉलिक्यूल में भी एक इंड्यूस डायपोल कर देता, डायपोल को, न्यू डायपोल को इंड्यूस कर देता है। तो तब इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे उन्हें हम डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस हम कहेंगे, ठीक है। तो ये किस तरह के एटम्स में होता है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा। एटम्स तो चलो कोई भी हो सकता है, कोई चक्कर नहीं, एटम्स को लेके कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट मॉलिक्यूल्स जो है नॉन पोलर होने चाहिए, ठीक है। डिस्पर्जन फोर्सेस आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलेगा, जहां पर परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है किसी का, ओके। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, लंडन फोर्सेस हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, एंड इनकी जो इंट्रैक्शन एनर्जी होती है, ठीक है, डेफिनेटली जब वो इंट्रैक्ट करेंगे कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, क्योंकि देयर काइंड ऑफ बेशक ऑल्दो एग्जैक्ट कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं है, बट कुछ तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है अट्रैक्शन से, तो वो जो इंट्रैक्शन एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 6 पावर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब इंट्रैक्शन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r6, ठीक है। आर इज क्या है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ये दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है, मतलब अगर आर की वैल्यू ज्यादा हो गई, डिस्टेंस ज्यादा हो गए दो पार्टिकल्स के बीच का, तो इंट्रैक्शन एनर्जी कम हो जाएगी। वो तो हमको भी पता है ना, अगर मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में उस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इंट्रैक्शन एनर्जी भी ज्यादा रिलीज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन क्या है, डायपोल डायपोल फोर्सेस, ठीक है। डायपोल डायपोल फोर्सेस नाम से बहुत कुछ पता चल जाता है, मतलब दो डायपोल्स के बीच में इंट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पर ये डायपोल डायपोल फोर्सेस किस तरह के मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, जिनके पास परमानेंट डायपोल होता है, ठीक है। परमानेंट जैसे HCl है ना, जैसे परमानेंट चार्ज सेपरेशन दिखेगा आपको, ओके।
और इनके जो पार्शियल चार्जेस हैं वो तो मैंने आपको बताया है। पार्शियल चार्जेस को हम ग्रीक लेटर से शो करते हैं, दैट इज डेल्टा। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखें, तो ये है डेल्टा। ओके, डेल्टा मतलब समझ के ना, मैंने बोला था जो पूरा कंप्लीट ना हो, मतलब यूजली कितना चार्ज आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है। तो 1 यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है आपको पता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन भी कैरी करता है। -1 चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है ना, तो इस पार्शियल का मतलब है कि जो चार्ज है हमेशा वो लेस देन 1 यूनिट होगा, मतलब लेस देन होगा 1.6 10⁻⁻19, क्योंकि 1 यूनिट चार्ज की वैल्यू तो 1.6 10⁻⁻19 है। ओके, क्लियर। तो दूसरी बात क्या याद करनी, पहली बात तो ये कि पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है ना, जिनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। सेकंड, यहाँ पर ये लंदन फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, याद रखना कि डायपोल डायपोल फोर्सेस होते हैं वो लंदन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट वीकर देन आयन आयन इंट्रैक्शन। आयन आयन इंट्रैक्शन क्या होती है, जो आपने आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ी थी, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव के बीच में, एक कैटायन और एक अनायन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट इज आयन आयन इंट्रैक्शन। ठीक है, तो लंदन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है डायपोल डायपोल, बट आयन आयन इंट्रैक्शन से वीक है। ओके, तो ये भी आपको पता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा दो मॉलिक्यूल या दो पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, जो जिसमें इस तरह की इंट्रैक्शन हो रही है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हो रही है, अगर डिस्टेंस बढ़ता है उन पार्टिकल्स के बीच में, डेफिनेटली जो फोर्स है वो डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, ओके, तो इंट्रैक्शन जो एनर्जी है वो सॉरी, इंट्रैक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ जनरली r³ मतलब डिस्टेंस का क्यूब, 1/r³ से प्रोपोर्शनल है। ओके, मतलब r की क्यूब पावर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम बोल सकते हैं। बट जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, रोटेटिंग क्या होते हैं जी, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं कि वो रोटेट करते रहते हैं। ठीक है, वो ऐसे फिक्स नहीं रहते, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करते रहते हैं, और उससे उनका डायपोल मोमेंट भी चेंज होता है। ठीक है, वो तो चलो एक डीप स्टडी है, उसको तुम इस क्लास में तो नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो इस तरह के जो रोटेटिंग मॉलिक्यूल होते हैं उनकी लिए इंट्रैक्शन एनर्जी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है r6। ठीक है, तो नॉर्मल मॉलिक्यूल की तो r³ पे डिपेंड करती है, r³ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए r6 पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके, तो ये आपका डायपोल डायपोल फोर्सेस थे। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस को एक बार मैं समरअप कर दूं, परमानेंट डायपोल जिनके पास होता है उन वहां पर ये इस तरह की डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगी। सेकंड बात ये थी कि उन पर ऐसे मॉलिक्यूल जिन पर लेस देन 1 यूनिट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, पार्शियल चार्जेस होने चाहिए, लंदन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर होती है, और तीसरी बात है कि आयन आयन इंट्रैक्शन से ये वीकर होती है। ठीक है, अब लंदन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर तो होगी ना, लंदन फोर्सेस में तो मोमेंटली चार्ज डेवलप हो रहा है, मोमेंटली डायपोल डेवलप हो रहा है, यहाँ पर तो परमानेंट डायपोल है ना, वहां पर तो कुछ देर के लिए फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है, कुछ इंस्टेंट के लिए, बट डायपोल डायपोल में तो परमानेंट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट डायपोल है। ओके, तो लंदन फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है, आयन आयन से वीकर है। ओके, और इंट्रैक्शन एनर्जी जो है नॉर्मल जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उनमें r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट रोटेटिंग मॉलिक्यूल में r6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या करता है कि एक यहाँ पे दो जो मॉलिक्यूल है जिनके बीच में मान लो इस तरह की डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, वहां पर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल तो ऐसा होता है जिसके पास परमानेंट डायपोल होता है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल तो ऐसा है जो इसके पास परमानेंट डायपोल है, मतलब कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा। वो क्या करता है, परमानेंट मॉलिक्यूल सॉरी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डायपोल है, वो दूसरे किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल इंड्यूस करता है। देखो कैसे होगा, देखो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इधर है ना, इसमें कोई चार्ज सेपरेशन दिख रहा है नहीं, ये नॉन पोलर है, यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है, जबकि ये जो मॉलिक्यूल है ये AB, दैट ये वो मॉलिक्यूल है जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है। ठीक है,
क्लियर, मतलब यहाँ पर चार्ज सेपरेशन आपको डेफिनेटली दिखेगा। बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पर सपोज करो, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है बी के ऊपर एंड ए के ऊपर चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो उसमें डायपोल इंड्यूस कर देता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, लाइक एक बच्चे आपको बोलते हैं ना कि कंपनी का बड़ा इफेक्ट होता है ना, ऐसा बोला जाता है। तो जिन लोगों के कांटेक्ट में आते हो ना, उनके ट्रेट्स उनके कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। ठीक है, ओके, बट वो किस एक्सटेंट तक होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो एज क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था तो इसके अंदर डायपोल इंड्यूस हो जाता है। तो इधर क्या, अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव इस तरफ चार्ज है तो इस एंड पर क्या चार्ज डेवलप होगा, पार्शियल पॉजिटिव डेवलप होगा। अगर इस पर पार्शियल पॉजिटिव है तो दूसरे पर क्या डेवलप हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो यू कैन सी है कि ये परमानेंट डायपोल रखे हुए मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल था पहले इसके पास डायपोल नहीं था, बट इसके कॉन्टेक्ट में आने पर इसमें एक डायपोल इंड्यूस हो गया है, दैट इज वाई एंड यहाँ पर ये इसके साथ अब इंट्रैक्ट करेगा, है ना। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे ये मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहली बात तो यही है कि परमानेंट होता है, दूसरा नॉन पोलर होता है, वो एक पोलर होता है इसमें, एक दूसरा नॉन पोलर होता है। ठीक है, दूसरी बात इसमें जो इंट्रैक्शन एनर्जी है ऑब्वियसली वो भी R6 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या कहोगे इज प्रोपोर्शनल टू 1/R6। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंट्रैक्शन एनर्जी कम होगी। ठीक है, ओके, उसके बाद है molecules of larger size can be easily polarized। ठीक है, high polarizability increases the strength of attractive interactions। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल बड़े साइज का है तो उसको पोलराइज करना इजी होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था पिछले चैप्टर में, अगर फजान रूल याद हो तो। वो तो चलो कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में बात करता है, फिर भी उसमें बताया था स्मॉलर द केटायन लार्जर देन आयन। ठीक है, ऐसा तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी अच्छी से पोलराइजेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब बड़े मॉलिक्यूल से पता ना क्यों हो जाएगी पोलराइजेबिलिटी, मैं आपको एक ही चीज समझाती हूँ थोड़ा सा इसको डीपली है। देखो छोटा मॉलिक्यूल जो होगा ओब्वियसली वहां पर छोटे एटम्स होंगे, है ना, तो जो न्यूक्लियस का होल्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन्स पर वो ज्यादा रहेगा, है ना, छोटे एटम्स में ज्यादा होता है एज यू नो दैट। बट जैसे जैसे साइज बड़ा होता है ना, न्यूक्लियस का होल्ड भी क्या होता है, कम होता जाता है। तो इस तरह अगर न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पर कम होगा तो दूसरे मॉलिक्यूल के लिए इजी होगा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट करना या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या फिर रिपेल करना, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको कम फोर्स से होल्ड किया हुआ है। इसलिए इस तरह के मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्ट हो जाता है। डिस्टोर्ट होता है मतलब पहले सिमेट्रिकल था अब अनसिमेट्रिकल हो गया है। ठीक है, पहले यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं थे बट अब इसके कांटेक्ट में आने पर यहाँ पर चार्जेस डेवलप हो गए हैं, इसे बोलते हैं डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, तो इतना आपने यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो आपके डायपोल इंड्यूस डायपोल है इसमें दोनों इफेक्ट है ना, डायपोल डायपोल वाला इफेक्ट भी दिख रहा है और फर्स्ट जो था डिस्पर्शन फोर्सेस वाला भी दिख रहा है, वहां पर भी डायपोल इंड्यूस हो रहा था और एक डायपोल की दूसरे डायपोल से इंट्रैक्शन हो रही है, तो दैट इज डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था और मैं बता दूं कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन का ही एक स्पेशल केस है। ठीक है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन का स्पेशल केस है, अलग से इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इनका जो इनमें जो फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो मच स्ट्रॉन्गर होते हैं। ठीक है, एक्सटेंट ज्यादा होता है बॉन्डिंग का, दैट इज वाई सेपरेट क्लास बना दी। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको जनरली तो तीन मॉलिक्यूल्स तीन तरह, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन अटैच है हाइड्रोजन के साथ, जैसे NH है OH है या HF है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में आपको जहाँ पर इस तरह के बॉन्ड दिखेंगे वहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। बट समटाइम्स क्लोरीन भी पार्टिसिपेट में बहुत कम करता है, बट क्लोरीन पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि क्लोरीन भी समवट इलेक्ट्रोनेगेटिव है बट थोड़ा उसका साइज बड़ा है। ये सबका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है फ्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बट इनका साइज छोटा है, दैट इज वाई दे कैन इजिली पार्टिसिपेट। बट क्लोरीन के लिए पार्टिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो चलो है, ठीक है, अच्छी बात है, बट साइज बड़ा है। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन यही है कि एटम जो हाइड्रोजन से अटैच हो
उसका साइज स्मॉल होना चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ओके, तभी वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड में इन्होंने शो कर रखा है HF है ना, कैसे देखो यहाँ पर आप बिल्कुल आपको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के जैसे देखना है और कुछ नहीं। यहाँ पर फ्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। दूसरा हाइड्रोजन जिसके साथ फ्लोरीन अटैच है उस पर कैसे चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली ये HF किसी दूसरे HF मॉलिक्यूल के कॉन्टेक्ट में आता है और इस HF मॉलिक्यूल में भी ऑलरेडी डायपोल क्रिएट हो रखे हैं, फ्लोरीन पर नेगेटिव है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और इनके बीच में सम काइंड ऑफ बॉन्ड बन सकता है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ओके। इस तरह के बॉन्ड को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको जनरली लिक्विड स्टेट्स में देखने को मिलती है, क्योंकि गैसेस स्टेट्स में मॉलिक्यूल अब इतने पास पास नहीं आ पाते, क्योंकि गैसेस स्टेट्स में मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। लिक्विड स्टेट्स में मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, तो इसलिए उनके बीच में इस तरह की इंट्रैक्शन पॉसिबल होती है, ओके। तो यहाँ पर अभी तक तो हम पढ़ रहे थे अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना, लाइक लंडन फोर्सेस, डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, चारों अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। बट मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस क्या होंगे कि एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करे, है ना, या फिर एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस दूसरे मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस को रिपेल करे। रिपल्शन हमेशा सिमिलर चार्जेस के बीच में होगी, है ना, तो सिमिलर चार्जेस या तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देख लो या फिर न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्शन देख लो, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह की रिपल्शन होती ही होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सॉलिड एंड लिक्विड होते हैं ओब्वियसली दे आर हार्ड टू कॉम्प्रेस, ठीक है, हम उन्हें इतनी इजीली कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, कंप्रेशन नहीं हो सकता उनमें। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा पास पास लेके आओगे तो उनमें जो ये रिपल्सिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है ये इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि पास पास आने से न्यूक्लियस भी पास पास आएंगे दोनों मॉलिक्यूल्स के और इलेक्ट्रॉन्स भी पास पास आएंगे, ठीक है। तो वहां पर इस तरह से रिपल्शन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करने लग जाएगी, ज़्यादा एग्जिस्ट करने लग जाएगी, ठीक है। इसलिए सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी मॉलिक्यूल लिक्विड एंड सॉलिड में पास पास ही होते हैं। बट गैसियस कंप्रेसिबल होती है इजीली काफ़ी हद तक, क्योंकि गैसेस में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो बहुत दूर दूर है, तो उन्हें पास लाना थोड़ा पॉसिबल होता है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज योर थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होगा जी, तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम मोशन ऑफ इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो थर्मल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की वो एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम या एटम से जो मॉलिक्यूल है वो जब मोशन में जाते हैं, डेफिनेटली हम मोशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, क्लियर, ओके। तो वहां पर भी इस तरह की एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब वो मोशन में जाएंगे, उसे हम थर्मल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। एंड ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इट्स अ मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अगर किसी की थर्मल एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वहां पर मोशन ज्यादा हो रहा है ना। मैंने बोला ना ये मॉलिक्यूल्स एटम के मोशन से रिलेटेड है। अगर मैं कहूँ कि थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इट मीन्स वहां पर मोशन ज्यादा हो रहा है मॉलिक्यूल्स या एटम्स का। अगर मोशन ज्यादा है, कोई चीज मोशन में ज्यादा जा रही है, मतलब उसकी कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो वी कैन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। मोशन से कौन सी एनर्जी रिलेटेड होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसलिए थर्मल एनर्जी इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन, ठीक है। हम अब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करेंगे या फिर दोनों चीजों को रिलेट करेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शन। देखो मैं बताऊं, जब भी क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं ड्यू टू अट्रैक्शन, ठीक है, चाहे वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हो, डायपोल डायपोल हो, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल हो, ठीक है, वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को पास आ रहे हैं, बट उनके इसके अपोजिंग फैक्टर क्या होगा, उन दोनों के बीच में रिपल्शन कितनी है ना, ओके। लाइक जैसे मैंने बताया जो थर्मल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, कि अगर उनके बीच में रिपल्शन ज्यादा हो रही है बिटवीन बिकॉज ऑफ द सेम चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स और ये बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियाई,
तो उस केस में क्या होगा कि मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो वो उससे दूर भागेगा, वो उससे दूर भागेगा, है ना, वो दूर भागना शुरू कर देंगे, है ना। जब वो दूर भागना शुरू कर देंगे तो वो एक दूसरे से टकराते हैं और इससे क्या होगा, उन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में मोशन बढ़ जाता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आपको मैंने 10 स्टूडेंट्स मैंने क्लासरूम में रखे, अगर दो स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई होगी तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, है ना, वो उसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, वो एक कहीं और जाके गिर रहा है, उससे क्या हो रहा है, तीसरा बंदा भी गिर रहा है ना। मान लो दूसरा बंदा किसी और के ऊपर जाके गिर गया, वो उससे चौथा बंदा भी गिर रहा है, चौथे से कोई मान लो पांचवा वाला गिर गया, है ना। तो क्या रहा है कि क्लास में आप देखोगे कि मोशन बढ़ जाएगा, जहां दो बंदों ने एक दूसरे को रिपेल करना शुरू किया, क्लास में मोशन बढ़ जाएगा। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे वो मोशन बढ़ेगा, मूवमेंट बढ़ेगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, है ना। ठीक है, तो रिपल्शन से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और ये कहें हम थर्मल एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक आपको एक ऑर्डर दिख रहे हैं, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड जाते हुए। ठीक है, इधर कुछ दिखा रखा है, प्रेडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप गैस से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बढ़ती है, और मॉलिक्यूल से लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं तो इस तरह की इंटरेक्शन और ज्यादा बढ़ते हैं, वी नो दैट, है ना। तभी तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, है ना, तभी तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही हैं, तभी सॉलिड और मॉलिक्यूल पास पास हैं, whereas लिक्विड में थोड़े दूर हैं क्योंकि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम है, और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं क्योंकि उनमें ऑलमोस्ट बहुत कम होती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए मॉलिक्यूल पास पास नहीं होते। बट दूसरे कर्व में क्या दिखाया हुआ है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, प्रेडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी। तो इस डायरेक्शन में अगर आप सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएं, लिक्विड से गैस की तरफ जाएं, तो थर्मल एनर्जी बढ़ती है ना। थर्मल एनर्जी बढ़ने का मतलब वही है काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना। आपको पता है कि गैसेस के जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो फ्री होते हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर है, उनके पास इनफ स्पेस होता है कि वो मूव कर सके। पहला सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या एटम्स कैसे अटैच होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, उनके पास इनफ स्पेस ही नहीं है मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो सॉलिड में सबसे कम थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी होती है, उससे ज़्यादा होती है लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा होगी गैसेस में। ठीक है, ओके, ये आपने समझ जाना है। उसके बाद है गैसियस स्टेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एटमॉस्फेयर की कई लेयर होती है ना, स्ट्रैटो, ट्रोपो, स्ट्रैटो, है ना, पढ़ो, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। शायद नहीं भी पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे कहीं ना कहीं मेरे साथ, अगर एनवायरमेंटल वाला इस बार चैप्टर हटा दिए, या फिर बायो में पढ़ोगे, डेफिनेटली बायो में पढ़ोगे आप लोग। तो जो हमारे सर्वाइवल में के लिए लेयर इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। उसी में ही ये सारी गैसेस, डाइऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, सब जो है ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। ठीक है, तो हमें गैसेस की स्टडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा सर्वाइवल ही कहाँ पर है, गैसेस से है। ठीक है, ओके, इसलिए यहाँ पर ये देखो दिखा रखा है, ये 11 एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इधर देखो हाइड्रोजन है, ओके, और 15 से नाइट्रोजन है, 16 से ऑक्सीजन है, 17 ग्रुप से फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, हाइड्रो 18 से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन है। ठीक है, ये नोबल गैसेस हैं। ठीक है, ये तो गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। ओके, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स गैसेस के, क्या है, गैसेस जो है हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस करना होता है कि उनके वॉल्यूम को रिड्यूस करना। ठीक है, अगर मान लो आपने देखा होगा कि बोतल के अंदर, कोक की बोतल के अंदर गैस फिल की जाती है ना, यूजली गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस है ऑक्यूपाई करते हैं। अगर आप उन पर प्रेशर लगाओ, किसी पर्टिकुलर कंटेनर या किसी ऐसी जगह रखो जहाँ पर वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, दैट मीन्स हमने उसका कंप्रेशन किया है, उसे कंप्रेस कर दिया है। जैसे आप स्पंज को कंप्रेस करते हैं ना, वैसे इमेजिन करो, स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो स्पंज का साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। सिमिलरली अगर गैसेस को कंप्रेस करेंगे तो गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो हाईली कंप्रेसिबल है। ओके, और गैसेस एक्सर्ट प्रेशर्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं होता है कि मान लो लेफ्ट साइड में ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, राइट में कम लगाएगी। जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाते हैं, इक्वल प्रेशर लगाते हैं। ठीक है,
Now third is gases have much lower density than solids and liquids. लोअर डेंसिटी कैसे हो गया भाई, क्योंकि गैस वो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ऑल दो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है बट वॉल्यूम गैसेस के केस में क्या होता है, ज्यादा होता है ना, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं इसलिए वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज हैविंग इनवर्स रिलेशन विद वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होती है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो डेंसिटी इंक्रीज करती है या डेंसिटी बढ़ती है, ठीक है। ओके, ये तो सबको पता है कि उनका वॉल्यूम और उनकी शेप फिक्स नहीं होती, वो जिस भी कंटेनर या जिस भी जगह पर जाते हैं वहीं वैसे ही साइज एंड शेप एक्वायर कर लेते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल। एंड फर्स्ट लास्ट थिंग, गैसेस मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो आपने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जिनकी आपको थ्रू आउट कंपोजिशन सेम दिखती है वो होमोजीनियस होते हैं, जिनकी थ्रू आउट सॉल्यूशन में कंपोजिशन सेम नहीं होती वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तो गैसेस जो है वो किसी भी रेशियो में अगर आप मिक्स करोगे तो वो कम्प्लीटली इवनली मिक्स हो जाती है। इवनली मतलब सभी पूरे उसमें थ्रू आउट द सॉल्यूशन आपको वो सेम ही दिखेगी, ठीक है। उसी कंपोजिशन या कहूँ तो ठीक है, कंपोजिशन ही बोल सकते हैं। ओके, इन ऑल डायरेक्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड्स, ठीक है। जरूरी नहीं आपको घुमाना पड़े, जैसे लिक्विड में हर चीज घुलती नहीं है, आपको शुगर डिसॉल्व करनी है लिक्विड में तो आपको ऑब्वियसली उसको कुछ मैकेनिकल एक्शन देना पड़ेगा ना, मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, स्पून से घुमाओगे इधर या फिर आप क्या कर सकते हो, आप हीट करोगे उसको, है ना, क्लियर। बट ये जो गैसेस होती हैं उनको आपको कोई मैकेनिकल एड देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए गैसेस हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करती हैं, हिट्रोजेनियस नहीं करती, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट little about gaseous state, not all about, because there's so much many topics that we have to study in this chapter. And although this chapter is a very small chapter, it will complete easily within 3-4 days. Okay, so thank you so much for today.